वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे या फिर आज हम जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमटीएस एग्जाम, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशंस। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि एमटीएस एग्जाम में जो सिलेबस आता है टायर 1 की के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में जो टायर 1 में जो भी सिलेबस आता है हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान पे रखते हुए हमें अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है। और अगर आपने हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो देखने के बाद प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिएगा। ठीक है, इससे भी हमें अच्छा लगता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी टॉपिक पे वीडियो लेके आए। जैसे कि ये भी एक अलग टॉपिक है जिसपे हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो आएंगी। तो बढ़ते हैं आगे की ओर एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन है डोंट स्ट्रेस डू योर बेस्ट, डोंट स्ट्रेस डू योर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट। यानी कि स्ट्रेस मत लीजिए, यानी कि किसी भी चीज़ को लेके परेशान मत होइए, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, डू योर बेस्ट यानी कि अपना बेस्ट कीजिए, अपना सबसे अच्छा दीजिए एंड फॉरगेट द रेस्ट यानी कि सबसे अच्छा दीजिए और उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। क्योंकि अब अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आपने उसमें अगर अपना पूरा बेस्ट दिया है फिर भी उसके बाद अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपके लिए ही वो कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। अगर आपने वो बेस्ट दिया है आप वहाँ पर स्ट्रेस नहीं करेंगे यानी कि फॉरगेट द रेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम जो एसएससी एमटीएस पेपर 1 एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो एसएससी का एग्जाम होता है, एमटीएस का जो एग्जाम होता है, ये हमारा होता है 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे इसमें। देखिए टोटल 100 क्वेश्चन आए हैं हमारे यहाँ पर और टोटल मार्क्स भी कितने होते हैं 100 और टोटल टाइम कितना हो रहा है हमारे पास 90 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट हमारे पास टाइम होता है। तो टाइम काफ़ी है हमारे पास, यानी कि काफ़ी तो नहीं है लेकिन हमें स्पीड बनानी पड़ेगी उसी अकॉर्डिंग। और हम ये कह सकते हैं कि हमें एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिला है, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी इस पेपर के लिए। सबसे पहले चीज़ हमारी जो चीज़ आएगी क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि इसमें जो टॉपिक होंगे हम उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आते हैं 25 क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर, यानी टोटल 25 मार्क्स का हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आता है। फिर आता है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी हमारे 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर, यानी कि टोटल 25 मार्क्स का भी यहाँ से आता है। फिर आता है हमारा जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से भी हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंग्लिश से भी हमारे 25 ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के। ठीक है, वैसे ही जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस क्या होती है, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स हो सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, हर किसी भी चीज से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के अंदर आता है। ठीक है, और इसके भी हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं और यानी कि 25 क्वेश्चन यानी कि 25 मार्क्स के वो होते हैं, यानी कि जो टोटल बनता है हमारा वो कितना बनते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन इज इक्वल टू 100 मार्क्स, यानी कि और हमारा टोटल टाइम मिलता है हमारे पास 90 मिनट्स। ठीक है, तो यही 90 मिनट डिसाइड करेंगे कि आपने पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन किया है और आप किस तरीके से पेपर को सॉल्व कर जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे को। अब हम पढ़ेंगे कि किस टॉपिक से, यानी कि जो ये 4 कैटेगरी हैं एग्जाम की, 1 2 3 4, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस सिलेबस, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में। ठीक है, ये हमारे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो हमारे टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले थे वो कौन से आएंगे। अब हमें पता तो है कि जनरल रीजनिंग से हमारे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि किस टॉपिक से, यानी कि जो ये पूरे 12 टॉपिक है ना, इन टॉपिक में से कौन सा टॉपिक से हमारा आ जाए ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी इसमें श्योरिटी नहीं है कि किससे आपका कितने नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले है कि नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज से कौन कौन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ पर है। अब कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, अभी तो हम ये बस आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उसके बाद आपके लिए रीजनिंग, मैथ्स की रीजनिंग और मैथ्स के जो टॉपिक है उन पे भी वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको पूरा समझाया जाएगा कि कौन से टॉपिक को आपको कैसे तैयारी करनी है और कौन से टॉपिक के लिए आप कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग,
ये भी है हमारा, फिर है एनालॉगी, फिर है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा दिया गया कि आपको एक सीरीज में 4-5 क्वेश्चन दिए, 4-5 चीजें लिखी होंगी, जैसे 2 4 6 9 10 ऐसा लिख दिया, फिर उसमें कह देगा कि ऑड वन आउट, यानी कि आपको जो है 2 4 6 9 10 है, इसमें से आपको एक अलग छांटना पड़ेगा। अब देखिए 2 4 6 9 10, इसमें से एक अलग क्या है 9, क्योंकि बाकी सब इवन नंबर है और जो 9 है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पर 9 अलग हो जाएगा, ये चीज है। फिर सिलोगिज्म में भी होती है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस क्या था, डायरेक्शन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताएगा कि ए ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर 10 किलोमीटर मुड़ता है वेस्ट डायरेक्शन की ओर, फिर अगली बार और मुड़ता है नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर और मुड़ता है वेस्ट साउथ डायरेक्शन में, फिर बताइए कि वो अभी कौन सी डायरेक्शन में है, या फिर अपने घर से वो कितना दूर है। इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्शन सेंस में आते हैं। फिर आते हैं रैंकिंग के क्वेश्चन। रैंक वाले इस टाइप के होते हैं कि इस टाइप रैंकिंग में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि आपके जो आप लाइन के स्टार्टिंग से 8th में खड़े हैं और लाइन के एंडिंग से आप 7th नंबर में खड़े हैं, तो आपको बताओ कि आपके टोटल लाइन में कितने बच्चे हैं। इस टाइप से रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। फिर नॉन वर्बल हो गए। नॉन वर्बल में क्या आता है, देखो पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर इमेजेस, एम्बेडेड और कंप्लीट द इमेज, और काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर हो गया कि एक डायग्राम दिया होगा जिसमें बहुत सारे रेक्टेंगल, बहुत सारे ट्रायंगल दिए होंगे, उसमें से आपको फिगर आउट करके बताना पड़ेगा कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, टोटल कितने रेक्टेंगल हैं, टोटल कितने स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज है काउंटिंग फिगर। और जो पेपर फोल्डिंग और कटिंग होती है ना, इसमें आपको इस तरीके से दिया रहता है कि जैसे आपको एक ऐसे बॉक्स दिया होगा, उसके ऐसे 4 कोने बनाए होंगे। ठीक है, 4 कोने बनाए होंगे, तो उसमें इस टाइप से एक में बनाया होगा ये, और ये इस टाइप से बनाया होगा। फिर कहेंगे कि जब इस पन्ने को आप जो ये वाला पन्ना है, इतना पन्ने को, इसको आप यहाँ पर और यहाँ पर खोलोगे, तो यहाँ पर और इस पर इस साइड खोलोगे, तो आपका कैसा डायग्राम बनेगा। आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे ये मिरर वाले में। ठीक, और फिर जो हमारा मिरर इमेज है, मिरर इमेज में आएगा कि जैसे आपने लिखा यहाँ पर ए, ठीक है, ए लिखा, ए क्या ये लिखा आपने ए की आपको मिरर इमेज बनानी है। यहाँ पर ये मिरर है हो गया हमारा। इस साइड कैसी इमेज बनेगी, वैसे तो ए की तो सिंपल ए ही बनती है इस तरीके से, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इतना सिंपल नहीं आएगा कि एक ही इमेज कैसे बनती है। आपको एक सेंटेंस, एक वर्ड दिया हो सकता है, जैसे रीजनिंग वर्ड दे दिया, और रीजनिंग वर्ड दे दिया, इसके कह देंगे कि आपकी इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो इस तरीके से आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। और फिर कंप्लीट द इमेज, कंप्लीट द इमेज में भी ऐसा ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेपर फोल्डिंग, कटिंग उस टाइप तरीके के ही इसमें होते हैं। फिर आते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन क्या आते हैं कि ऐसा कह देंगे A is the father of B and B is the sister of C and C is the granddaughter of D। इस तरीके से कहेंगे। फिर किसी भी दो के बीच में आपको रिलेशन निकालना होगा। तो ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कैसे करने, ये भी हम आपको बताएंगे। बस अभी मैं बता दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो बाद में जब हम इनके बारे में अच्छे से कवर करेंगे तो आपको हर चीज़ समझाई जाएगी। यानी कि अगले 1 महीने में आपको अच्छे से हर चीज़ बताई जाएगी कि SSC MTS में जो ये टॉपिक्स हैं किस तरीके से हम आपको कवर करेंगे, और किससे आप कितने अच्छे से आप इनको अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। फिर आएगी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आएगी मैथमेटिकल कैलकुलस। मैथमेटिकल क्वेश्चन सिंपल होती है, जैसे इक्वेशंस आ सकती हैं। सिंपल तो नहीं होती है कि अगर आपको एक बार आपको आ गया कि कैसे करना है तो आपको वो सिंपल ही लगेगी। ठीक है, फिर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ये वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी का मतलब ये है कि आपको एक बहुत सारे वर्ड दिए रहेंगे, 4-5 वर्ड दिए रहेंगे, फिर उनमें से आपको कह देगा, क्या कहते हैं कि आपको उन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना है। ठीक है, तो आप उस तरीके से आपको ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने ये रीजनिंग वाला टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझा दिया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो अगले 25, इसमें से तो हमारे 25 क्वेश्चन बनेंगे। जो अगले 25 क्वेश्चन बनेंगे वो किस किस टॉपिक से बनेंगे, तो हम उनके बारे में भी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे को। अब यहाँ पर पढ़ेंगे मैथमेटिकल, यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, कि जो पूरा मैथ वाला रीजन होगा, जिसमें हमको पूरी कैलकुलेशन करनी होगी वाला रीजन। इसमें भी आप देखो, इसमें भी आपके कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन यानी कि पहला, इसमें भी टोटल 12 टॉपिक है। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, HCF और LCM। आपको HCF निकालना आना चाहिए, LCM निकालना आना चाहिए। HCF यानी कि फ्रैक्शन वाले का भी HCF, और जो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उनका भी HCF कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझाएंगे। हम आपके लिए हर डिटेल्ड वीडियो लाएंगे कि हर टॉपिक कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हमको परसेंटेज और एवरेज, परसेंटेज दे देगा, क्या कहते हैं कि परसेंटेज के अंदर लॉस परसेंटेज, जैसे प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज एक तरीके से मानो कि कंबाइंड होता है। ऐसा
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, लॉस परसेंट निकालो, कि इतना परसेंट डिस्काउंट तो मिला तो उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, सब तरीके का होता है। ठीक है, परसेंटेज में फिर भी होता है कि अगर एक बच्चे ने अपने टोटल मार्क्स यानी कि 1000 में से 500 नंबर स्कोर किए तो उसकी परसेंटेज निकालो, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मतलब इतने सिंपल भी नहीं होंगे लेकिन इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर है उसके बाद एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज सीधी सी बात है, यानी कह देंगे कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो। अब पहले 10 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे उनका आपको सम निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो सम निकालना, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, टोटल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, फिर उसका इक्वल टू करोगे तो आप कितना कितना आ जाएगा, टोटल एवरेज आ जाएगा। फिर आएगा आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 20 दिन में करता है, तो जब ए और बी साथ में काम करेंगे तो वो उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे साथ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क में प्रॉफिट एंड लॉस में आपको समझा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि एक व्यक्ति ने एक सामान को खरीदा, 10 रुपए में एक सामान को खरीदा और 11 रुपए में बेचा, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ और क्या प्रॉफिट परसेंट हुआ, यहाँ पर से इन सभी चीजों में आता है। और लॉस के लिए वही कहता है कि एक चीज को आपने 10 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में बेचा, यानी कि आपका लॉस कितना हुआ और लॉस परसेंट कितना हुआ। ठीक है, फिर आता है रेशियो, मिक्सचर और एलिगेशन। ये सभी चीजें भी एक तरीके की होती हैं। रेशियो आपको समझते हैं, तो ये जो ये कुछ टॉपिक है जिनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि दो ट्रेन, कोई भी एक ट्रेन मूव करे कितनी स्पीड से, तो वो एक प्लेटफॉर्म को कितनी देरी में ट्रेवल करेगी, या फिर एक आदमी के पास से जा रही है तो उस आदमी की स्पीड कितनी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर सीआई और एसआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट की दोस्तों याद करके रख लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो गया। और मैं कंपाउंड और इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की आपको एक इतनी सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन एक ट्रिक होती है उसको सॉल्व करने की। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको समझ में अच्छे से पसंद आएगी और आप उस तरीके को यूज भी करेंगे। और बहुतों को हो सकता है कि वो ट्रिक पता भी हो, जिसको नहीं पता हम उसको बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ज्योमेट्री का पोर्शन भी आएगा, फिर मेंसुरेशन का पोर्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ठीक है, फिर डीआई, फिर डीआई होता है डाटा इंटीग्रेशन, यानी कि एक आपको ग्राफ दे दिया होगा, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होंगी, फिर आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि इन चीज़ों के बारे में बताओ। फिर बाकी एलजेब्रा, एलजेब्रा आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आ सकते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों की तैयारी करनी होगी। और हम आपसे ये कहते हैं कि हम आपकी ये तैयारियां कराने में पूरी की पूरी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का मतलब समझ में आ गया होगा, जो भी ये टॉपिक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, जो अगला टॉपिक है हमारे। ठीक है, फिर जो हमारा अगला टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो टॉपिक है, इसमें हमारे टोटल क्वेश्चन कितने, फिर से देखो 25 क्वेश्चन है। पहला है स्पॉट द एरर, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से आपको कहना बोलेंगे कि ये में से एरर निकालो। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, फिर उसके नीचे एक सेंटेंस लिखे होंगे, लेकिन उनमें फिलअप छोड़े होंगे, जगह छोड़ी होंगी, वहाँ पर आपको जगहें भरनी होंगी, ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक चीज़ वहाँ पर सुटेबल मीनिंग वाला वर्ड वहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आपको पता है क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं पता है आपको। स्पेलिंग डिटेक्टिंग विद स्पेल्ड वर्ड्स, यानी कि चार वर्ड देंगे आपको, उनमें से कहेंगे कि इसमें सबसे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। ठीक है, जैसे ट्री है, ट्री की आपको 4 स्पेलिंग दे देंगे। पहले दे देंगे कि TREE, दूसरी देंगे TREI, फिर तीसरी देंगे TERE, फिर चौथा दे सकते हैं TEER। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं कि बहुत शब्द की एक पूरा मुहावरा टाइप का, मुहावरे होते हैं। इडियम्स को और फ्रेजेस को हम हिंदी में कह सकते हैं मुहावरे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी कि एक लंबा सा वर्ड होगा जिसके लिए हम सिर्फ एक शब्द देंगे, तो वो होते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, जैसे कह सकते हैं कि आपको इस सेंटेंस में क्या इंप्रूव करना है। फिर कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, यानी कि एक पैसेज दे देंगे आपको, फिर उसमें से आपको अलग अलग क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये टॉपिक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको मार्क्स स्कोर करने, क्योंकि 25 नंबर की आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा SSC MTS सिलेबस जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको बता दिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जनरल अवेयरनेस में हमारा होता है, देखो ये जो टेस्ट वाला ये है ना, ये पूरा पोर्शन वाली लाइन, ये यहाँ तक की जो लाइन है ये, इसमें आपको इसमें आपको मेन बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सबसे पहला टॉपिक इन्होंने बता रखा है, क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स का टॉपिक, फिर हिस्ट्री है, फिर कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी,
इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्स्ट्रा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। और हो सकता और हम जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी वीडियोस डालते हैं अपने चैनल पे, तो आपको वहाँ से भी मदद मिल सकती है जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें। जनरल साइंस करके एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर भी वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, और बहुत सारी नई नई वीडियो है जिनको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, यानी कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे को। 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिन पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, उनमें सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग इज एवरीथिंग, यानी कि सबसे पहले आपको जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे तो बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। आपको प्लानिंग यानी कि टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आप कौन से टाइम में क्या करेंगे और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। जैसे इसमें 4 आ रहे हैं, रीजनिंग आ रही है, मैथमेटिकल आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, जनरल अवेयरनेस आ रही है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को कितना टाइम देंगे। तो आपको प्लानिंग जरूरी करनी पड़ेगी, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक बार प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। फिर अगला जो पॉइंट है, अगला जो हमारा पॉइंट है कि नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का मतलब आप ये समझोगे कि नेटवर्किंग चेन चेन ऐसा वाला कुछ नहीं, सिर्फ नेटवर्क, यानी कि आपको अपने दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहना है जो आपको अच्छी चीज़ें बता सकें, यानी कि जो आपको हेल्पफुल चीज़ें बताएं। मतलब कि अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपको अच्छा रखना है। आपको ऐसे नहीं कि कोई आपको दोस्त डिमोटिवेट कर रहे हैं, कैसा ऐसा कहने कि ये तू नहीं कर सकता, ऐसा ऐसे वाले दोस्त नहीं। आपको ऐसे दोस्त रखने हैं जो आपको मोटिवेट करते रहे, आपके साथ अच्छे से रहें, मोटिवेट करते रहें, और आपको चीज़ें बताएं कि आप ऐसा करके ये कर सकते हो और ये कौन सी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अच्छा नेटवर्क बनाएं अपना, और जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा तो उतनी ही चीज़ें आपको जानने को भी मिलेंगी। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा द राइट टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाएगी एग्जाम की। ठीक है, हो सकती है लेकिन वो बहुत कम तैयारी होगी। अगर आप राइट टाइम मैनेजमेंट, यानी कि मान के चलिए आजकल तो जो फ़ोन का ज़माना है तो सोशल मीडिया में सब एक्टिव होते ही हैं, तो आप अपना टाइम ना लेके आप किस टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, किस टाइम आप अपनी तैयारी करेंगे, किस टाइम आप खाना खाएंगे, किस टाइम आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो आप इन सभी चीज़ों के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट बना लिया है तो आप उसको पूरा अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी एग्जाम की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो पाएगी और आप एग्जाम देने लायक हो जाएंगे, और आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंट तरीके से आप एग्जाम दे के आएंगे। तो अगला पॉइंट जो है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं वो है मोटिवेशन, यानी कि फाइंड योर मोटिवेशन। आप अपना एक मोटिवेशन ढूंढिए। आप किसी भी काम कर रहे हैं ना, अगर आपके पास उस काम को करने का मोटिव नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते। तो ठीक है, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस पे उस काम को सक्सेस पाने के लिए एक मोटिवेशन ढूंढिए, एक मोटिव ढूंढिए कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप उस काम को करने का मोटिवेशन ढूंढिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने है उस पॉइंट में वो है पैनिक, यानी कि डोंट लूज योर सेल्फ इवन विथ टाइम प्रेशर एंड पैनिक, यानी कि कभी भी आपको अपने पे भरोसा नहीं खोना है और कभी भी पैनिक और प्रेशर की सिचुएशन पे पैनिक नहीं होना है। ठीक है, पैनिक यानी कि परेशान नहीं होना है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि यार 1 ही महीना बचा है यार, अब मेरे नहीं होगा। ऐसा मत सोचो। अगर 1 महीना भी बचा है, अगर क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो इसमें है, एमटीएस के एग्जाम यानी कि कोई भी एग्जाम ले लो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने पहले से पढ़ी होती हैं। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा, आपका नेटवर्क सही होगा, अगर आपका पास सब चीज़ है तो आप अच्छे तरीके से उस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस तो सबसे जो मेन पॉइंट है कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको डरना नहीं है। तो अगर डर गए, जो डर गया तो मर गया वाली बात होती है ना, जो डर गया वो मर गया, यानी कि अगर आप डर गए तो आपका काम खत्म, यानी कि एग्जाम आप अच्छे से दे नहीं पाएंगे क्योंकि आप डरे हुए। अगर आप डरे हुए नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से एग्जाम की तैयारी करनी है जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छे से पेपर दे सकते हैं, एग्जाम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो है क्रिएट द परफेक्ट
परफेक्शन स्टडी इन्वायरमेंट, यानी कि अगर जो आपका इन्वायरमेंट है स्टडी करने के लिए, जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर आपका एक अच्छा सा स्टडी इन्वायरमेंट होना चाहिए। वही चीज़ बात है जो मैंने नेटवर्क में कही थी कि आपको अच्छे ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो आपको मोटिवेट करते रहें आपके गोल की तरफ, और आपको अच्छे अच्छे नोट्स देते रहें, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन आते रहे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी होती रहे। तो वही चीज़ है कि अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको मोटिवेट करते रहें, ये नहीं कि जो आपको गलत संगत पे ले जाएं। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको बुरी संगत से बचाएं और अच्छी संगत की ओर ले जाएं। तो यही चीज़ है परफेक्ट स्टडी इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो अगला पॉइंट है वो है टेक अ ब्रेक, यानी कि अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगर आप ब्रेक नहीं दे रहे हैं तो आपकी तबीयत पक्का से पक्का खराब हो जाएगी। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए 1 घंटे के बाद। अगर आप 2 घंटा लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 10-15 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत देर तक पढ़ाई करोगे ना तो आपका ब्रेन पे भी प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सोना नहीं है, आपको अच्छी नींद भी लेनी है। कम से कम 6 या 8 घंटे की नींद तो एक स्टूडेंट को लेनी ही चाहिए, ताकि वो एक ब्रेक होता है, यानी कि आपको बॉडी को भी ब्रेक चाहिए। अगर आप दिन भर अपनी बॉडी को काम करा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी को ब्रेक ही नहीं मिलेगा, यानी कि आपको रेस्ट ही नहीं मिलेगा, तो आपका काम कैसे होगा। ठीक है, तो आपको एक ब्रेक लेना जरूरी है। कुछ भी काम करें तो आप उसमें एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। कुछ काम करने के बाद ब्रेक, ऐसा नहीं कि काम करने से पहले ही ब्रेक ले लो। कुछ काम करो, उसको ऐसा लगे, आपकी बॉडी को भी लगना चाहिए कि उसने कुछ काम किया है। तो ठीक है, तो जब कुछ काम करोगे तभी उसके बाद रेस्ट लेना। ऐसा नहीं कि आप पहले ब्रेक ले लेते हैं फिर काम करेंगे, नहीं। अगर आप पहले ब्रेक ले लोगे तो आप काम शुरू कर ही नहीं पाओगे। तो एक बार पहले काम शुरू कीजिए, फिर उसके बाद बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कीप योर स्टडी मटेरियल्स टुगेदर, यानी कि जो आपकी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं जिनसे आपको पढ़ के एग्जाम की तैयारी करनी है, उन सभी को एक जगह रखिए। यानी ऐसा नहीं कि आपने 2 बुक्स कहीं और रख दी, किसी और रूम में रख दी, 2 बुक्स आपने किसी और रूम में रखी हैं, 2 बुक आपने टेबल पे रखी हैं, 2 बुक आपके बिस्तर पे हैं, ऐसे नहीं। अब अगर आप जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर आप डेली पढ़ाई करते हैं, वहीं पर अपना सारा स्टडी मटीरियल रखें, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं कि वो कुछ अलग टॉपिक हो जिसमें आपको बुक में ढूंढना पड़ता है। तो अगर आपके पास वहीं पर होंगी तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो और फटाफट से आपको वो टॉपिक मिल जाएगी। अगर आपके वो कहीं और है, किसी और कमरे में अगर आपकी बुक्स हैं, तो आपको वहाँ से उठना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ ढूंढोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। यानी कि अगर आप स्टडी मटीरियल्स अपने साथ रखोगे तो आपको ही उसके बेनिफिट होगा। ठीक है, अगला है म्यूजिक कैन बूस्ट योर कंसंट्रेशन, यानी कि अगर आप बीच बीच में जब आप ब्रेक लेते हैं उसमें आप म्यूजिक सुनिए, या फिर जब खाली टाइम होता है उसमें म्यूजिक सुनिए। ठीक है, क्योंकि जब हम गाना सुनते हैं तो हम कंसंट्रेशन से सुन रहे होते हैं कि वो उसमें गाने में क्या गा रहा है, कि वो क्या गाने की कोशिश कर रहा है, और हम उसकी बीट को पकड़ रहे होते हैं। तो उसी तरीके से म्यूजिक से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपका जब आप म्यूजिक सुनने की वजह से आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई करते वक्त भी म्यूजिक सुनो, नहीं। जब आप ब्रेक लेते हो तब आप म्यूजिक सुनिए, जब आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है टुगेदरनेस मेक्स स्ट्रॉन्गर। फिर ये वही वाली बात आ गई, नेटवर्क वाली बात आ गई, और स्टडी इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वही वाली बात आ गई कि जैसे ये देखो, इसमें बैकग्राउंड में आप देख रहे होगे कि चार लोग हैं जिन्होंने पजल को मिला के पूरा एक सर्कल बना दिया, यानी कि कंप्लीट चीज बन गई। तो आपके आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, किसी का रीजनिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, किसी का मैथ्स सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का इंग्लिश सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट बोला मैं, स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का जीके जनरल सेक्शन क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग हुआ। तो आप एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें आप स्टडी मटेरियल एक दूसरे को शेयर करें, ताकि आप सभी को हेल्प हो सके, और आप उसको जब भी आप उससे कुछ पूछें तो आपको बताएं। ठीक है, इससे कि आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपके सामने वाले की भी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोरोना वायरस का चल रहा है तो अपना ध्यान भी रखिए। तो अगर आप यहाँ तक बन गए हैं और हमारी वीडियो आपने देखी, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्यारे प्यारे कमेंट छोड़िए और हम उनको पढ़ते हैं, और हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आप उसमें बताते हैं। और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, और
पहनते रहिए। यानी कि अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन है वो बहुत खराब हो रही है, यानी कि सेकंड वेव आई है, तो हमें इसमें अपना जो ध्यान है वो खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ध्यान कोई और रखेगा नहीं, ठीक है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी बनाए रखनी है, और सबसे ज़रूरी जो है मास्क है, मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइजर का यूज करते रहिए, और बाहर कम ही निकलें, जब ज़रूरत है तभी निकलिए। और जो पढ़ाई करने का जो कोचिंग बंद है, तो आप ऑनलाइन माध्यम ही है, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी। भले ही थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन हम हर चीज़ को डिटेल वे में समझाते हैं, जिससे कि आपको हर छोटी से छोटी चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो क्या है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वही चीज़ वाली आपने अप्लाई करना है कि आपको मास्क भी पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है एक दूसरे, यानी कि 6 फीट, यानी कि 2 गज की दूरी। आपको किसी से भी मिलना है तो 2 गज की दूरी से बात कीजिए, जिससे कि जो इन्फेक्शन है उसके फैलने की चांसेस कम हो, ठीक है। अगर आप यहाँ तक बन गए हैं तो हमारी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई मैं दोबारा से कह रहा हूँ, तो प्लीज़ कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय प्रेजेंटेशन। अगर हमारी प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को, और स्माइल, हैव फन, एंजॉय, यानी कि स्माइल करते रहिए और अच्छे से मज़े से रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें उसमें कुछ और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे, कुछ और अलग टॉपिक लाएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लीजिए, जिससे कि आपको अलग अलग तरीके के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।